बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदूम है, इस्तकबाल है। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो मॉडल पेपर है उर्दू कोर्स ए के लिए। अगर ये मॉडल पेपर आप कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, पूरी देखें और स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। और ये क्वेश्चन करने के बाद आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आप इस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये मॉडल पेपर आप पूरा देखें और अच्छी तरह देखें, और इसमें जो मैं सारे गज़ल की तशरीह भी बताऊंगी और नज़म की तशरीह बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। आपका ये 100 नंबर के क्वेश्चन है और 3 घंटा आपका टाइम है। ये जो मॉडल पेपर है वो उर्दू कोर्स ए के लिए है। हिस्सा अलिफ में है क्वेश्चन नंबर 1, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर कम से कम 3 सफ़हात पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। ये आपके 10 नंबर के हैं और 3 सफ़हात पर आपको मजमून लिखना है। अब जो दिया गया टॉपिक कि किस टॉपिक पर मजमून लिखना है, आपको यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं। कंप्यूटर आज की ज़रूरत, मेरा पसंदीदा शायर, बढ़ती हुई आबादी के मुज़र असरात, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उर्दू का हिस्सा। ये 4 मौजू आपको दिए गए हैं, ये 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं। इस पर आपको क्या है, किसी एक पर 3 सफ़ात पर मजमून लिखने हैं और ये आपके 10 नंबर के हैं। तो आप मेरा पसंदीदा शायर पे लिख सकते हैं, आपकी किताब में है, किसी भी शायर के बारे में आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर आज की ज़रूरत, अगर आपके पास कंप्यूटर का नहीं है तो मैं कंप्यूटर पर मजमून पढ़ा दूंगी। बढ़ती हुई आबादी के मुज़र असरात, यानी इसके जो बुरे असरात हैं क्या पढ़ रहे हैं, ये लिखना है। और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उर्दू का हिस्सा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक सवालों के जवाब दीजिए। अब ये जो इबारत है इसे हमें पढ़ना है और इससे हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके हमें जवाब देने हैं। ये आपके 10 नंबर के हैं। साइंसदानों ने जिंदगी के हर शोबे में कमालात कर दिखाए हैं। आज की जिंदगी की तमाम सहूलियात और तमाम ऐशो आराम साइंस और साइंसदानों की वजह से इंसान को हासिल है। जो साइंस है वो हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में कमाल दिखा रही है। और आज की ज़िंदगी की जो तमाम सहूलियात हैं और हम जो इतने आयशो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सब सिर्फ साइंसदानों की वजह से है। मसलन 200 साल पहले एक शख्स ने चाय बनाते हुए देखा कि गर्म पानी से भाप उठ रही है और वो भाप केतली के ढक्कन को बार बार उठाती है। इसके जहन में ख्याल आया कि अगर भाप में इतनी ताकत है कि वो केतली के ढक्कन को बार बार उठा देती है, तो इस कुव्वत से कोई और काम भी लिया जा सकता है। एक शख्स ने देखा चाय बनाते हुए कि जब पानी खौल रहा है तो केतली का ढक्कन क्या है, बार बार उठ रहा है। तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि भाप में इतनी ताकत है कि केतली के ढक्कन को उठा रही है, तो इस कुव्वत को किसी और चीज़ में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनांचा इसने भाप की कुव्वत इस्तेमाल करने के बारे में सोचना शुरू किया और भी कुछ साइंसदान भाप से काम लेने के तरीके ढूंढने लगे। नतीजे में स्टीम से चलने वाला रेल का इंजन वजूद में आ गया, और जब साइंसदानों ने दिमाग लगाया तो इसके नतीजे में स्टीम से चलने वाला यानी भाप से चलने वाला रेल का इंजन क्या वजूद में आया, जिसने दिनों के सफ़र को घंटों में समेट कर रख दिया। और जिसने क्या रेल जब इंजन वजूद में आया तो इंजन की वजह से क्या है, कई कई दिन के सफ़र क्या है कुछ घंटे में इंसान करने लगा। रेल के बारे में ये लतीफ़ा मशहूर है कि इंग्लैंड में जब पहली बार भाप से चलने वाला इंजन रात के वक्त एक गांव के करीब से गुजरा, तो इसके गांव के लोग डरकर अपनी बस्ती छोड़कर भाग गए। इंजन से धुआं और चिंगारियां निकल रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई भूत आ गया जो आग और धुआं छोड़ रहा है। जब इंजन रात के वक्त एक गांव के करीब से गुजरा तो लोगों ने देखा तो लोग डर गए और अपना
गांव छोड़कर ही भाग गए। उन्हें लगा कि इंजन से जो भाप और धुआं निकल रहा था, उन्हें लगा कि कोई भूत आ गया है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। सवाल एक है कि इल्म, साइंस और साइंसदानों की वजह से इंसान को क्या हासिल हुआ है। जो इल्म, साइंस है और साइंसदानों की वजह से इंसान को क्या हासिल हुआ, तो इंसान को क्या हासिल हुआ है? सहूलियात और ऐशो आराम की ज़िंदगी इंसान को हासिल हुआ। क्या है? इंसान को ज़िंदगी के तमाम शोबे में क्या है? सहूलियात और ऐशो आराम की ज़िंदगी मिली है। भाप से केतली के बार बार ढक्कन उठने पर क्या ख्याल आया? तो जब भाप से केतली के बार बार ढक्कन उठ रहे थे तो ये ख्याल आया कि भाप में इतनी ताकत है कि केतली को ढक्कन उठा रही है, तो इस ताकत से कोई और काम भी लिया जा सकता है। इस पैराग्राफ की रोशनी में बताइए कि दिनों का सफ़र घंटों में किसने समेट कर रख दिया। तो दिनों का सफ़र घंटों में किसने समेट कर रख दिया? रेल के इंजन ने। जब रेल इजाद हुई तो लोग रेल पर सफ़र करने लगे और कई कई दिन का सफ़र क्या है? घंटों में होने लगा। तो रेल के इंजन की वजह से दिनों का सफ़र घंटों में लोग करने लगे। इंजन से धुआं और चिंगारियां निकलने पर इसे क्या समझा गया? तो इंजन से जो धुआं और चिंगारियां निकल रही तो गांव के लोगों ने समझा कि भूत आ गया है और डरकर गांव छोड़कर ही भाग गए। इस इक़्तिबास का मरकज़ी ख्याल दो जुमले में लिखिए। अब ये जो इक़्तिबास है इसका मरकज़ी ख्याल सिर्फ दो जुमले में लिखिए। तो हम यही लिखेंगे कि साइंस और साइंसदान की वजह से हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में हमें सहूलियत मिली है और हम क्या है? ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सवाल 3 है। अब ये क्या है? ग्रामर के सवाल है, उर्दू कवायद से सवाल है। हुर्फ शर्त, हुर्फ जार की तारीफ मिसालों के साथ लिखिए। ग्रामर पोर्शन है, ये सारा मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में करके दिया है। आप हमारे वीडियो पर ज़रूर देखें। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिए हैं। हुर्फ शर्त या हुर्फ जार की तारीफ मिसालों के साथ लिखिए। फेल नाकिस या फेल मारूफ की तारीफ लिखिए और इसकी चारे मिसालें भी दीजिए। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल में से किसी दो की तारीफ मिसाल देकर समझाइए। और ये सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। इसमें से किसी दो की तारीफ लिखना है मिसाल के साथ। तशबीह, तजाद, हुस्न तालील। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल मुहावरों और कहावतों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये मुहावरे भी हैं और कहावत भी है। जैसे दिन में तारे नजर आना, ये क्या है? मुहावरा है। दिन में तारे नजर आना यानी बहुत परेशान होना। जब कोई आफत आती है तो अच्छे अच्छों को दिन में तारे नजर आते हैं। दूसरा है सब्ज बाग दिखाना, यानी झूठे वादे करना, धोखा देना। अक्सर लीडर अवाम को सब्ज बाग दिखाते रहते हैं। चट मंगनी पट ब्याह, यानी कोई काम जल्दी करना। अगर लड़के और लड़कियों का अच्छा रिश्ता मिल जाए तो चट मंगनी पट ब्याह कर देना चाहिए। ये क्या है? कहावत है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी कहावत है, यानी सिर्फ नाम ही नाम। खां साहब के फैयाजी के बड़े चर्चे थे मगर इनसे मिलकर मायूसी हुई। ऊंची दुकान फीका पकवान। खून सफेद होना, ये क्या है? मुहावरा है, यानी मोहब्बत बाकी ना रहना, बेहिस हो जाना। लोगों के खून सफेद हो गए हैं, भाई को भाई की फिक्र नहीं। आइए आगे देखते हैं। हिस्सा बे है, दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक सवालों के जवाब लिखिए। ये क्या है? 7 नंबर के हैं। माया माँ थी, इसके कलेजा जिस तरह शक हुआ, ये कोई इससे पूछे। शक हुआ यानी कि कोई इसका लग रहा कलेजा चीर दिया, फट गया कलेजा। अपना सुहाग लुटने पर इसने इतने बाल ना नोचे थे। सुहाग लुटना यानी शोहर का मर जाना। इतने बाल ना नोचे जितने के इस वक्त नोचे। इसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगीं। मैं औरतों से ज्यादा पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा मगर मैंने परवाह ना की। आह, वो वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआएं की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए, मिन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे। इसी के आस से हम उड़ते फिरते थे। वही हमारी आंखों की बिनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। इसके बगैर हम कुछ ना थे। मैं सच कहता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं भूल
मैं भूले को भूल गया, मेरे पाँव तले की जमीन निकल गई। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं तो इस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरसते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि इन इन दुखों के देखने से बेशतर इसने मेरी भी जान क्यों ना ले ली। आह, मगर जिसकी कज़ा आती है इसके सिवा किसी और का बाल तक बेका नहीं होता। अब इस इबारत को हमने पढ़ लिया, अब इसके सवालों के जवाब देना है। ये इबारत किस सबक से ली गई है और इसका मुसन्निफ कौन है? तो ये इबारत किससे ली गई है? भोला से ली गई है। आपको जो सबक भोला है ये इबारत उससे ली गई है। और इसके मुसन्निफ कौन है? राजिंदर सिंह बेदी हैं। माया ने अपने सर के बाल क्यों नोचे थे? क्योंकि भोला गुम हो गया था। भोला माया का बेटा था और वो गुम हो गया था, खो गया था, इसलिए माया ने अपने सर के बाल नोचे थे। वही अंधेरे का उजाला था, इसी के दम से मैं और माया जीते थे। ये बात किसके लिए कही गई और क्यों? तो ये बात भोले के लिए कही गई है, क्योंकि भोला क्या है? गुम हो गया था। जिसकी कज़ा आती है उसके सिवा किसी और का बाल बेका नहीं होता। इस जुमले से क्या मुराद है? इस जुमले से ये मुराद है कि जिसकी मौत आती है सिर्फ उसी को ही परेशानी होती है, उसके सिवा किसी का बाल बेका नहीं होता, यानी उसके सिवा किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। दर्ज झैल का मतलब लिखिए। सुहाग लुटना। सुहाग लुटना यानी शौहर का मर जाना। मिन्नतें मानना यानी जब भोला गुम हो गया था तो लोग मिन्नतें मांग रहे थे, मुरादें मांग रहे थे, दुआ मांग रहे थे। अगर भोला मिल गया तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा या मैं फ़कीर को खाना खिलाऊंगा। तो इसको क्या कहते हैं? मिन्नतें मांगना। आंखें पथराना यानी भोला के इंतज़ार में उसकी माँ की क्या आंखें पथरा गई। वो एक टक दरवाजे पर टिकटिकी लगाए देख रही थी कि भोला आ जाए, तो इसी के कहते हैं आंखें पथराना। या आप ये भी लिख सकते हैं। आइए दूसरा इक़्तिबास पढ़ते हैं। सर सैयद कहते हैं कि शाह साहब अपनी खानका से कभी नहीं उठते थे और किसी के पास नहीं जाते थे, इल्ला माशा अल्लाह, सिर्फ मेरे वालिद जो गाबत दर्जा की शफकत थी, इसलिए कभी कभी हमारे घर कदम रंजा फरमाते थे। बिस्मिल्लाह होने के बाद सर सैयद ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। इनके ननिहाल में कदीम से कोई ना कोई उस्तानी नौकर रहती थी। सर सैयद ने उस्तानी ही से जो एक अशराफ घर की पर्दा पोश बीबी थी, अशराफ यानी शरफा शरीफ की जमा बीबी थी, सारा कुरान नाजरा पढ़ा था। वो कहते थे मेरा कुरान ख़त्म होने पर हदिया की जो मजलिस जो जनाना में होती थी वो इस कदर दिलचस्प और अजीब थी कि फिर कभी ऐसी मजलिस में वो कैफियत नहीं रही। कुरान पढ़ने के बाद वो बाहर मकतब में पढ़ने लगे। मौलवी हमीदुद्दीन एक जी इल्म और बुजुर्ग आदमी इनके नाना के यहाँ नौकर थे, जिन्होंने इनके मामू को पढ़ाया था। इनसे मामूली किताब इनसे मामूली किताबें करीमन, खालिक बारी, आमदनामा वगैरह पढ़ी। मौलवी हमीदुद्दीन का इंतकाल हो गया तो और लोग पढ़ाने पर नौकर होते रहे। उन्होंने फारसी में गुलिस्तान, बुस्तान और ऐसे ही एक आध और किताब से ज़्यादा नहीं पढ़ा। फिर अरबी पढ़नी शुरू की, मगर तालिब इल्मों की तरह नहीं, बल्कि नहायत बेपरवाही और कम तवज्जही के साथ। इसके बाद इनको अपने ख़ानदानी इल्म यानी रियाजी पढ़ने का शौक़ हुआ। रियाजी यानी मैथ पढ़ने का शौक़ हुआ, जिसमें इनके ननिहाल के लोग दिल्ली में अपना मिसल ना रखते थे। यानी इनके ननिहाल के लोग अपना मिसाल नहीं रखते थे रियाजी में। अब आइए देखते हैं ये इबारत किस सबक से ली गई है और इसका मुसन्निफ कौन है। तो ये इबारत जो ली गई है वो सर सैयद का बचपन से ली गई है और इसके मुसन्निफ कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। सर सैयद के वालिद पर किसकी गायत दर्जा शफकत थी? तो शाह साहब की। शाह साहब थे जो सिर्फ क्या है, मस्जिद में बैठते थे, कहीं आते जाते नहीं थे, लेकिन सर सैयद के यहाँ आते जाते थे। सर सैयद ने किससे कुरान मजीद पढ़ना सीखा? तो सर सैयद ने अपनी उस्तानी जी से कुरान मजीद पढ़ना सीखा। मौलवी हमीदुद्दीन से सर सैयद ने कौन कौन सी किताबें पढ़ी? तो आइए देखते हैं। मौलवी हमीदुद्दीन से उन्होंने करीमन, खालिक बारी, आमदनामा वगैरह पढ़ी। सर सैयद को अपने किस ख़ानदानी इल्म पढ़ने का शौक़ हुआ और क्यों? तो सर सैयद को अपने ख़ानदानी इल्म जो था उनका रियाजी का इल्म पढ़ने का शौक़ हुआ उन्हें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख। मौलवी अब्दुल हक के मजमून मखलूत ज़बान की
खुसूसियात अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। ये 5 नंबर के हैं। दर्ज झैल अदीबों में से 2 की शख्सियत और इनकी नसर निगारी की खुसूसियात मुख्तसरन तहरीर कीजिए। 2 अदीब के नाम दिए गए हैं जिसकी नसर निगारी के बारे में लिखना है। सादत हसन मंटू, अल्ताफ हुसैन हाली और आल अहमद सुरूर। सवाल नंबर 10 है, दर्ज झैल इशार में से सिर्फ 3 का मतलब लिखिए और शायर का नाम भी बताइए। तो आइए देखते हैं। पहला शेर है, बहार बेसुप्र जाम व यार गुजरे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे है। यह शेर किसका है? सौदा का है। आइए माने देखते हैं। बहार बेसुप्र जाम व यार गुजरे है, जो बहार का मौसम है, जो इसकी हवा है, खूबसूरत हवा है। तो ये जो हवा है, नसीम तीर सी, नसीम जो सुबह की हवा कहते हैं, तीर सी छाती के पार गुजरे है, यानी जो सुबह की खूबसूरत हवा है वो मेरे लिए क्या है? तीर की तरह मेरी छाती से लग रही है और मेरी छाती के पार गुजर रही है, क्योंकि मेरे साथ क्या है? नहीं तो ना जाम है और ना मेरे साथ मेरा यार है। नाजा ना हो खुर्द पे, जो होना है हो वही, नाजा हो ना हो यानी नाज नहीं कर, खुर्द पे अपनी अकल पे, कि जो होना होता वही होता है। दानिश तेरी यानी दानिश यानी अक्लमंदी, दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले, तेरी ना अक्लमंदी चले ना मेरी अक्लमंदी चले, जो खुदा को मंजूर होता है वही होता है। तो ये जो शेर है किसका है? ज़ौक़ का है। ये शेर ज़ौक़ का है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। मैं हैरत मुसर्रत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। और ये शेर शादिज़िम आबादी की है। मैं हैरत मुसर्रत का मारा, मैं हैरत और मुसर्रत में खुशी के मारे साहिल के किनारे खामोश खड़ा हूँ, लेकिन दरियाए मोहब्बत कहता है कि तू आ जा, मोहब्बत में घुल मिल जा, कुछ भी नहीं पायाब हैं हम इतने गहरे नहीं हैं कि तुम डूब जाओगे, कुछ भी नहीं पायाब यानी इतना पानी जो पांव तक हो, जिसमें इंसान डूबे नहीं। तो दरिया मोहब्बत कहता है कि तू आ जा, तू चलकर पार आसानी से हो जाएगा, ये इतना गहरा नहीं है कि तू डूब जाएगा। दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। यह शेर फानी बदायूनी की है। इसमें शायर कहते हैं कि दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मैं ये नहीं जानता हूँ कि दुनिया महंगी है या सस्ती है, लेकिन मैं कोई चीज़ भी मुफ्त नहीं लूँगा। मैं अगर मौत भी मुझे मिलेगी तो मैं ज़िंदगी दूंगा तब मौत मुझे मिलेगी। मैं कामयाब दीद भी महरूम दीद भी, जलवों के अजदहाम ने हैरा बना दिया। ये शेर असगर गोंडी की है। शायर कहते हैं कि जब मेरा महबूब आया, जब मेरे महबूब मेरे सामने खड़ा हो, तो मैं कामयाब दीद भी और महरूम भी दीद भी मैं देख भी सका और कुछ भी नहीं देख सका, क्योंकि जलवों के अजदहाम, अजदहाम कहते हैं भीड़ को, तो जलवों के अजदहाम ने हैरा बना दिया। मैं हैरान और परेशान खड़ा था, माशूक मेरे सामने खड़ा है और मैं कुछ देख भी सक रहा हूँ और कुछ देखने से महरूम भी हूँ। या आप इस उसके बदले इस नज़म के मफहूम को भी लिख सकते हैं। दर्ज झैल इशार का मफहूम लिखिए, नज़म और शायर का नाम भी बताइए। अब इस इशार का मफहूम लिखिए और बताइए कि इस नज़म के शायर कौन हैं। लू के मारे बाम दर की रूह घबराई हुई, दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी छाई हुई, आसमां बराबर के भटके हुए टुकड़ों का रम, नशे में ममसक का जैसे वादाए जोदो करम, हर रविश पर चिड़चिड़ापन, हर सदा में बेरुखी, हर जगह भुनता हुआ, हर खोपड़ी पकती हुई, सर पे काफिर धूप जैसे, रूह पर अक्से गुनाह, तेज किरने जैसे बूढ़े सूद खारों की निगाह। ये नज़म जोशमली आबादी की है और इस नज़म का नाम है गर्मी और देहाती बाजार। गर्मी में देहाती बाजार में क्या हाल है, उसी को शायर ने लिखा है कि लू के मारे बाम और दर की रूह घबराई हुई, इतने लू चल रही है, लू के मारे क्या है, बाम यानी घर और दरवाजे सबकी क्या है, रूह घबराई हुई है। दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी भी छाई हुई और आसमान पर जो भटकते हुए अब्र के टुकड़े हैं, आसमां बराबर के भटके हुए टुकड़ों का रम यानी आसमान पर जो बादल के टुकड़े हैं जो भाग दौड़ कर रहे, रम यानी भाग दौड़ करना, नशे में मुमसक का जैसे वादाए जोदो करम, और ऐसा लग रहा है जैसे
कि किसी कंजूस ने किसी को वादा किया हो कुछ देने का, और हर रविश पर चिड़चिड़ापन, हर सदा में बेरुखी, हर जगह क्या है चिड़चिड़ापन है, और हर आवाज में क्या है बेरुखी है, और हर जगह क्या है भुनता हुआ, हर खोपड़ी पकती हुई, हर जगह क्या है गर्मी की धूप की वजह से भुनता हुआ नजर आ रहा है, और हर खोपड़ी क्या है पकती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल गर्म है। सर पे काफी धूप जैसे रूह पर अक्से गुना, और जो धूप है सर पर, ऐसा लग रहा है कि हमारी रूह पर क्या है गुनाह का अक्स है, हमने किसी कोई गुनाह किया है। तेज किरणें जैसे बूढ़े सूद खारों की नगा, और ये जो तेज किरणें आसमान से आ रही है, उसकी शुआ जो आ रही हैं इतनी खतरनाक मालूम हो रही है, जैसे बूढ़े सूदखार की निगाह हो, जैसे बूढ़े सूदखार देखते हैं किसी को जो उससे कर्ज लेता है। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं कि अकबर इलाहाबादी की नज़म जलवाए दरबार दहली या अख्तर शिरानी की नज़म ओ देश से आने वाले बता का खुलासा एक सफ़े के अंदर लिखिए। ये क्या है 5 नंबर के हैं। दर्ज झैल में से किसी दो पर मुख्तसर नोट लिखिए। ज़ौक़ की गज़ल गोई, फ़ानी की गज़ल गोई, इकबाल की नज़म गोई, अनीस की रुबाइयों की खसूसियात। आपको मैंने ये सारे टॉपिक पढ़, आप ज़रूर हमारे चैनल पर देखें। प्रेमचंद के अफसाने गुल्ली डंडा या कृष्णचंद्र के अफसाने दो फरलॉन्ग लंबी सड़क का तनकीदी जायजा पेश कीजिए। सवाल 4 है, दर्ज झैल में से किसी दो के जवाब लिखिए। आईसीएस बनने के बाद वहीद में क्या तब्दीली आई? ये आपकी किताब के सवालों के जवाब है जो आप किताब से पढ़कर देंगे। सुल्तान ने बाबूजी से अपने सर के ऊपर हाथ रखकर थोड़ी देर चलने की दरखास्त क्यों की? सवाल नंबर 3 है, मुसन्निफ ने नूर खां को गुदड़ी का लाल क्यों कहा है? सवाल नंबर 4 है, मिर्ज़ा चपाती ने उर्दू ज़बान की जो किस्में बताई हैं इनके नाम और खसूसियात लिखिए। और सवाल नंबर 15 है, दर्ज झैल में से किसी एक पर आधे सफ़ा के अंदर लिखिए, यानी आधे पेज में लिखिए। सवाना निगारी और आपबीती में फ़र्क, उर्दू गज़ल की मकबूलियत के असबाब। ये सवाना निगारी और आपबीती में फ़र्क आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखें, मैंने इसे पढ़ाया है। सवाल 16 है, दर्ज झैल में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए। उर्दू में ड्रामा निगारी, उर्दू में तंज़ो मज़्ज़ा, उर्दू में खाका निगारी। और ये तीनों नोट्स भी मैंने पढ़ाया है, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है ये नोट्स, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसे आप पूरी तरह देखें, अच्छी तरह देखें। और आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।